चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी जो करने वाले हैं उसका नाम है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 और उसका फुल फॉर्म है सेगमेंट रिपोर्टिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? सेगमेंट का मतलब था कोई भी बिजनेस का कंपोनेंट या डिवीजन, तो आपको उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ताकि जो यूजर है ना उसको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो मुझे बताओ, ठीक है। ये एक लड़का है गोलू। कौन है ये? गोलू, ठीक है। अब ये जो लड़का है गोलू, ठीक है, आपको पता नहीं ये होशियार है कि बेकार है, ठीक है। हाँ, इसने सीए इंटर का एग्जाम दिया है, तो क्या तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको 800 का पेपर होता है ना, 800 में से इसको 120 आया है। क्या लगता है? बेकार? मजबूरी रहेगा, गलत चक्कर में पड़ गया होगा। तो अभी मुझे हाँ, तो अभी तुमने बोला कि ये लड़का होशियार, तो तुमने डिसीजन ले लिया। हाँ, अभी सुनो, कितना हो गया? और क्या हो गया? कितना बच गया? सो ये है। तो मुझे सोच के बताओ, क्या ये सच का लड़का सच में पढ़ने में बेकार है? हाँ, समझ में आया? क्या बोला आपने कि सर इसको सीए नहीं करना चाहिए, सर इंटरेस्ट जो है ना वो कॉस्टिंग में है। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि इसने तैयारी शायद सर एक सब्जेक्ट की होगी, बाकी तो ऐसी जगह दे दिया होगा, टाइम पास के आता हूँ। तो वरना क्योंकि इसको एक सब्जेक्ट नॉर्मल नहीं है ना, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा हाई आया है। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये तुमको अभी तुम्हारा डिसीजन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो बिजनेस में भी तो ऐसे ही होता है ना। जैसे अभी मैं बताऊँ तुमको, डीमार्ट है, क्या है? अगर डीमार्ट में बताऊँ तो टोटल मिलकर 200 करोड़ के लॉस में है। अब तुमको इन्वेस्ट करना है, या तुम लोग शेयर होल्डर हो, या तुम लोग इन्वेस्टर हो, तुम शार्क टैंक में जाने वाले हो, और ये सब चीज़ें हैं, तो पहले तो मना ही करूँगे। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये एक्चुअली इसका डेटा है कि जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट होता है, जो फर्नीचर वाला होता है ना, फर्स्ट वाला सबसे ऊपर होता है, उसमें एक्चुअली में इसको 400 करोड़ का लॉस है। बट जो फूड आइटम होती है उसमें इसको प्रॉफिट है, ठीक है, 200 करोड़ का, या चलो इसको कर लेते हैं 150 करोड़ का। और इस बेचारे को यहाँ पे लोड डिपार्टमेंट जो होता है ना उसमें 50 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल तो बराबर बोल रहे हो ना, 400 में से 200 गया, 200 करोड़ का लॉस हो गया। बट क्या डिमांड गंदा कर रहा है? सच में गंदा कर रहा है? नहीं, इसको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए कि यहाँ पे अगर वो फर्नीचर डिपार्टमेंट बंद कर लेगा तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? प्रॉफिट में आ जाएगा। या उसमें जो भी प्रॉब्लम है आप उसको इंप्रूव करो। आप क्या लेके नहीं आ रहे हो? क्या आप गलत प्रोडक्ट लेके आ रहे हो? आप महंगे में लेके आ रहे हो? कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। तो वो कुछ गड़बड़ जो हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, अब आप इसमें पता कर सकते हो। मतलब आपको इसमें फूड और क्लोथ में कुछ करने का काम, जो भी आपको इंप्रूवमेंट करना है वो फर्नीचर में कर लो। जैसे आप फर्नीचर में इंप्रूव करोगे आपका बिजनेस एकदम प्रॉफिटेबल हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो ये जो आपने अलग रिपोर्टिंग की है ना, दिस टोटल रिपोर्टिंग विल बी द पार्ट ऑफ द पीएनएल अकाउंट, जहां पे आपको टोटल दिखता है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। बट ये चीज तो नहीं दिखती ना पीएनएल में। ये पीएनएल में कहां पे दिखता है बताओ? फर्नीचर दिखता है क्या? नहीं। फूड दिखता है क्या? नहीं। वहां तो कंपनी का ओवरऑल शो होता है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर बिजनेस को रिपोर्ट करना है
अब तुम लोग सर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग तो करते हो, नहीं, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अपनी कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करता है, बट क्या आम पब्लिक को डिस्क्लोज करेगा? नहीं करेगा। पर अपने को तो आम पब्लिक को डिस्क्लोज कराना है, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, आपके जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, उन सबका आप अलग से रिपोर्ट करो, ऐसे भी दिखाओ, ताकि सामने वाले बंदे को अच्छे से समझ में आएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये तुमको समझ में आया? या मान लो मैं ऐसे बताऊं कि कंपनी है, सपोज करो इसका फर्नीचर में ना मान लो 20 करोड़ का प्रॉफिट है, और फूड में है ना मान लेते हैं फूड में इसका 10 करोड़ का प्रॉफिट है, बट क्लोथ में 150 करोड़ का प्रॉफिट है, और ये कंपनी प्रॉफिट में है। कितना प्रॉफिट हो गया? 180, बराबर है। अब तुम इन्वेस्ट करने जा रहे हो, पर अभी तुमको पता चलेगा कि भैया क्लोथ डिपार्टमेंट में कोई कॉम्पिटिशन में रिलायंस डिजिटल आ गया, रिलायंस क्लोथ आ गया, तब इसका ये फ्यूचर में बिजनेस क्या होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है क्लोथ का। तो जो आप इन्वेस्ट करने का मोटिव लेके कहते हैं भाई 180 करोड़ का प्रॉफिट है, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या आपको अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा? हाँ, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ऐसा सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करोगे तब। क्या ये तुमको समझ में आया? मान लो कोई लड़का है, ओवरऑल तो इतना होशियार नहीं है, बट उसके 2 सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग है। मान लो उसको स्ट्रॉन्ग है वो लॉ में, ठीक है, तो उसको लगा भाई बाकी में तो 40 लेके आ जाएगा, लॉ में मैं 90 लेके आएगा, सेटअप कर लेगा, हिसाब बढ़िया हो जाएगा, मैं सीए करेगा, पास हो जाएगा। अब सीए फाइनल में से लॉ जाने वाला है, तो डिसीजन चेंज करना पड़ेगा ना। अरे समझे नहीं समझे? तो आपको सेगमेंट वाइज रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, ताकि यूजर जो है ना वो राइट डिसीजन ले पाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? इसी को बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट रिपोर्टिंग। पर एक बिजनेस तो काफी सारे प्रोडक्ट में, कंपोनेंट्स में डील करता है, तो क्या सब प्रोडक्ट या कंपोनेंट को डील करना दिखाना पड़ेगा? नहीं, जिनको शो करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनको बोलते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्या बोलते हैं उनको? रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो आपके पास जितने भी सेगमेंट है उनको मैं 2 पार्ट में बांट लेता हूं, यानी आपके बिजनेस की एक्टिविटी को कितने पार्ट में बांटते हैं? 2 पार्ट में। पहली जो है ना उसे बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस सेगमेंट। और दूसरी को बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो आपने अपने बिजनेस एक्टिविटी 2 पार्ट में बांट दिया, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट का मतलब है कि आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, उसको आप बांट सकते हो बाय द प्रोडक्ट या बाय द सर्विस, तो कौन सा सेगमेंट होगा तुम्हारा? बिजनेस सेगमेंट। बट अगर आप उसको एरिया वाइज बांट सकते हो तो कौन सा सेगमेंट होगा? ज्योग्राफिकल सेगमेंट। क्या ये तुमको समझ में आया? पर सर कैसे बांट सकते हैं? जैसे मैं तो 50 प्रोडक्ट में करता हूँ, डील करता हूँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर आप उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को सेपरेट कर सकते हो तो वो एक सेगमेंट होगा। अगर वो रिस्क एंड रिवॉर्ड को सेपरेट नहीं कर सकते हो तो फिर वो सेगमेंट नहीं होगा। क्या मैं बोला कुछ समझ में आया? जैसे हम सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल तीनों पढ़ाते हैं, तो इनके रिस्क भी अलग है, इनको रिवॉर्ड भी अलग है। बट अगर मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स भी लेता हूँ, मैथ्स भी लेता हूँ, ठीक है, लॉ भी लेता हूँ, सब लेते हैं, हम मान लेते हैं इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट लेते नहीं है, तो अब क्या उनके सेगमेंट 4 बनेंगे? नहीं, क्योंकि उनके रिस्क का रिवॉर्ड अलग अलग नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया? बट सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल के रिस्क का रिवॉर्ड क्या है? तो हमारे 3 सेगमेंट हो गए, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। समझ में आया मैं क्या बोला? तो आपको उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को अलग कलर कर सकते हो तो वो सेगमेंट बन जाएगा, अगर नहीं कर सकते तो वो सेगमेंट कभी बनेगा नहीं। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। अभी अगर आप उसी चीज को एरिया वाइज बांट सकते हो रिस्क एंड रिवॉर्ड को, तो फिर ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो गया। जैसे मान लो अपने 3 ब्रांचेस है, विरार, वसी और भाईंदर। अगर हम तीनों का पैसा आना और जाना अलग अलग है और इसकी वजह से कोई दूसरे पे इफेक्ट होने वाला, तो उसके रिस्क अलग है, इसके रिवॉर्ड अलग है, सबका अलग है, तो ये अलग अलग सेगमेंट हो गए। पर मान लो हम तीनों का फीस का सेंट्रलाइजेशन एक जगह पे है, फीस भी एक जगह पे लेते हैं और कोई ऐसा हिसाब भी नहीं करते, कोई भी खर्चा कहीं पे भी डाल देते हैं, तो क्या ये 3 सेगमेंट हुए कि एक हुआ? एक। क्या ये तुमको समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जांपल डी मार्ट है, तो डी मार्ट के 3 फ्लोर है, आपको पता होगा तीनों फ्लोर का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है। तीनों फ्लोर का रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है?
अंडरस्टूड। तो जो नीचे वाला फ्लोर है उसका रिस्क क्या है, उसका अलग है। जैसे फूड आइटम है तो उसका सेल्फ लाइफ होता है, वो खराब हो जाता है, ऐसा होता है। बट जो क्लोथ डिपार्टमेंट है उसका ऐसा कुछ नहीं है, 10 साल पड़े रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्नीचर डिपार्टमेंट है उसका भी पूरा अलग ही है। तो क्या उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो वो 3 सेगमेंट हो गए, समझ में आया। बट उसके अंदर आप देखोगे तो 10 आइटम रखी है। कितनी आइटम रखी है? अब वो 10 आइटम अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड को अलग कर सकते हो तो वो अलग अलग सेगमेंट हो जाएंगे। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड को अलग कर सकते तो फिर 10 आइटम होने वाली नहीं है। समझ में आया। अब सर कैसा किसी के रिस्क एंड रिवॉर्ड को अलग कर सकते हैं, क्वेश्चन तो ये उठता है। सिंपल है, अगर वो आइटम नहीं हुई तो लोग ऑप्शनल वाली चीज़ लेके नहीं जाएंगे ना। सिंपल सी, मान लो तुम्हारे पास कपड़े लेने आए हो तुम, ठीक है, मैं दुकान में गया, मैं कपड़े टी शर्ट ले रहा हूँ, अगर वो टी शर्ट नहीं मिला मैं दूसरा टी शर्ट उठा लिया, तो उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड के कुछ वो फर्क ही नहीं पड़ा ना। आप लेके जा रहे हो, बिल साथ में बन रहा है आपका, सब साथ में हो रहा है, रिवॉर्ड भी साथ में आ रहा है, तो सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ पे हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? सेपरेट। तूने मुझे क्लासेस का फीस दिया, क्या तूने सब्जेक्ट वाइज दिया क्या कि टोटल दिया? तो क्या मेरे सब्जेक्ट वाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड है? नहीं है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर टोटल मतलब तो इसको सेगमेंट बोलेंगे नहीं। क्या ये तुमको समझ में? बट तुमने फाउंडेशन में एडमिशन लिया तो क्या इंटर में लेना जरूरी है? तुमने इंटर में लिया, क्या फाइनल में लेना जरूरी है? नहीं। फीस क्या फाउंडेशन में दी तो बोले सर इंटर में नहीं देंगे, फाउंडेशन में दे दी ना हमने। अब इंटर में दे दी तो बोले सर फाउंडेशन का तो फाइनल तो क्या है, ऐसे फ्री में करा लो आप। क्या ऐसा होगा? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर ना। तो क्या इनके रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम है कि अलग है? तुम कंपनी में चल गए, सर मैं सीए इंटर पास है, तो सीए को छोड़ो ना, मुझे जॉब पे ले लो। क्या दोनों का रिवॉर्ड है सेम है कि अलग है? अब समझ में आ रहा है क्या होता है? तो इस तरह से आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को बांट सकते हो, तो सेगमेंट बोलेंगे। अब मैंने बोल दिया कि बहुत सारे सेगमेंट होते हैं बिजनेस में, तो आपको क्या सबको रिपोर्ट करना है? नहीं सर, फिर तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कितने रिपोर्ट करेगी? तो आपको उन्हीं को रिपोर्ट करना है जो क्राइटेरिया में आते हैं, और उन्हें बोलते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्या बोलते हैं उनको? रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट? Reportable segments mean the segment in respect of which segment information has to be disclosed in the financial statements. ऐसे सेगमेंट जिनका डिस्क्लोजर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पीएनएल बैलेंस शीट में देना पड़ेगा, उसे बोलेंगे रिपोर्टेबल। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन ये तो सर हाउ टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट? मान लो हमारे तो 50 प्रोडक्ट है, 50 का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डीमार्ट वाला है और मैं तो 500 वस्तु रखता है, 500 आइटम का मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबका बिल अलग से बनता है सर, सबका अलग अलग आता है, सबका सब अलग अलग है। अब बताओ सर कैसे करेंगे? क्या सब 500 आइटम को रिपोर्ट करूंगा? नहीं। तो कुछ क्राइटेरिया दिया, मतलब इतना वैल्यू होगा ना कम से कम तो रिपोर्ट करना, बाकी छिंदी मिंदी को वैल्यू करने का मतलब नहीं है। पता चला कि एक चॉकलेट है 100 रुपये वाली और टर्नओवर करोड़ रुपए का, तो उसके लिए अलग से सेगमेंट रिपोर्ट करना पड़ रहा है। तो वो जो पेज बढ़ गए ना रिपोर्ट करने के वजह से, वो उसी वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना भैया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलता इतना मेहनत करने का कुछ वैल्यू, मिनिमम वैल्यू दी, एटलीस्ट इतना हो तो रिपोर्ट करना। तो उसमें अलग अलग कंडीशन बताई। क्या बताइए? अलग अलग कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशंस बताइए वो इस तरह से। पहली कंडीशन है रेवेन्यू बेस्ड कंडीशन। कौन सी है? रेवेन्यू बेस्ड कंडीशन। ये क्या बोलता है जरा सुनो। इफ द सेगमेंट रेवेन्यू, जो तुम्हारा पर्टिकुलर सेगमेंट है उसका रेवेन्यू 10% या 10% से ज्यादा हो जाता है, किसका? टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का, सब सेगमेंट को मिला के, तो इस केस में वो सेगमेंट क्या हो जाएगा? रिपोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अपनी क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10 बीकॉम, बैप सब चलाते हैं, सीए, सीएमए सब चलाते हैं, तो सबके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है। तो अपन 25 कोर्स चलाते हैं। कितने चलाते हैं? 25। और 25 कोर्स का जो टोटल अपने पास अर्निंग होता है, 25 कोर्स का टोटल अर्निंग होता है, वो मान लेते हैं कि 25 कोर्स का 100 के सब मान लेते हैं 2500 करोड़ होता है। कितना होता है अपना? 2500 करोड़ का टोटल अर्निंग अपना हो रहा है, सब मिला के, सीए, सीएमए सब जितने भी कोर्स सब चला रहे हैं। अब उसमें मेरा जो सेकंड स्टैंडर्ड का जो है वो है सिर्फ 1 करोड़ रुपया। कितना है?
1 करोड़। तो 2500 के सामने 1 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, तो क्या इसको भी रिपोर्ट करना है? नहीं। मतलब कम से कम कितना % होना चाहिए? 10% होना चाहिए। इतना तो करो भाई, 100 रुपये में से 10 रुपये तो लेके आओ, तो उसका वैल्यूबल लेंगे ना, वरना कैसे लेंगे? तो बोला कम से कम कितना होना चाहिए? 10 रुपये या ज़्यादा होगा तो रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब जब आप रेवेन्यू की बात करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देख लो। सेगमेंट रेवेन्यू इंक्लूड डायरेक्ट सेल्स, जो भी उसने पर्टिकुलर खुद से सेल किया वो वाला। दूसरा था इंटर सेगमेंट सेल, वो भी इंक्लूड करना है, मतलब मैंने अगर तुमको ट्रांसफर किया, तुमने मुझे किया, तो वो भी उसकी सेल में इंक्लूड होगा। और लास्ट वाला अपोर्शन सेल्स, मतलब एक कंबाइंड सेल हुआ है बट आप उसको बांट सकते हो कि इसकी वजह से इतना इतना हुआ है, तो वो भी आ जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? जैसे तुमने हमारे इधर CA कोर्स ले लिया, तो फाउंडेशन इंटर फाइनल का फीस 1 लाख बताया, पर मुझे पता मेरे फाउंडेशन का फीस 20,000 है, इंटर का फीस 30,000 है और फाइनल का फीस 50,000 है, तो क्या मुझे उसको अपोर्शन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो बिल एक बंदा फिर भी अपन उसको अपोर्शन कर लेंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इस तरह से आपको लेना है। तो इसकी बेसिक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया है, आपको बताना कौन कौन सा रिपोर्टेबल होगा, राइट? यहाँ पे देखिए सब लोग, 200 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो टोटल तुम्हारा 200 हो गया। 270 है, 10 ये, क्या इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो 280 ये हो गया, 180 ये हो गया और 60 ये हो गया। सो टोटल मिला कितना हो गया तुम्हारा? 720। अब कौन सा रिपोर्टेबल होगा? तो आपको 720 का कितना % मिनिमम चाहिए? 10%। तो जिस भी सेगमेंट का जो सेल्स है वो 72 और मोर होगा वो रिपोर्टेबल होगा। मुझे सोच के बताइए, पहला क्या रिपोर्टेबल है कि नहीं है? है, यस रिपोर्टेबल है। दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से आप रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल बता सकते हो। तो ये पहला कंडीशन हो गया, राइट? तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपोर्टेबल है यस, 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 नो। इज रिपोर्टेबल यस, यस, यस एंड नो। क्या ये तुमको समझ में आया? तो जो भी आपकी नोटबुक है या बुक जो भी है उसमें देखो, जो बुक दे रखी है क्लास की, उसमें नीचे जगह है ना, आप सेम ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आता है रिजल्ट का कंडीशन। कौन सा आता है? रिजल्ट कंडीशन। कि हो सकता है कोई सेगमेंट जो है ना वो रेवेन्यू में तो कम होगा बट या प्रॉफिट बढ़िया देता है। समझ में आया? या सेगमेंट का रेवेन्यू तो है बट प्रॉफिट बहुत कम है, लॉस बहुत ज़्यादा है, ऐसा है, तो इस केस में उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? इफ सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट रिजल्ट देन प्रॉफिट और लॉस whichever इज हायर शुड बी रिपोर्टेड। कि आपके पास प्रॉफिट में अलग एक सेगमेंट में प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे में लॉस भी हो सकता है, तो आपको नेट नहीं लेना है, आपको प्रॉफिट अलग से करना है, लॉस को अलग करना है, फिर कंपेयर करना है। तो अगर मान लो एक सेगमेंट में सुनो, यहाँ पे 15 का प्रॉफिट, 20 का लॉस, 5 का प्रॉफिट और 2 का प्रॉफिट, ऐसा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते इनका नेट कर लिया। तो आपने देखा कि 20 का लॉस है और 22 का प्रॉफिट है, तो आपने बोला सर 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2 करोड़ का 10% ले लो, ऐसा कर सकते? आपको प्रॉफिट अलग लेना पड़ेगा, आपको लॉस अलग लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो है ना 15, 5 और 2 22 हो गया, लॉस जो है 20 हो गया। नाउ हु इज द हायर? तो जो भी हायर होगा उसका 10% ले लो। अब आपको सब में चेक करना है, ठीक है? आपको इवन लॉस में भी चेक करना है, सेम अमाउंट लेना है। तो डजेंट मैटर प्रॉफिट है कि लॉस है, वो भूल जाओ, आपको अलग करना है दोनों को, विच इज हायर होगा वो लेना है और फिर कंडीशन चेक करनी है, ठीक है? तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देखिए, ABCDEF 5 कितने सेगमेंट है तुम्हारे पास? 6। अगर आप देखो तो 3 सेगमेंट में प्रॉफिट है और 2 में नहीं 4 में प्रॉफिट है, 2 में लॉस है। तो अगर आपने नेट कर लिया कि सर ये तो लॉस है, आपने बोला सर ये 120 तो लॉस है, 160 ये तो आपने 40 कर लिया और 40 का 10% किया, तो गलत हो गया। समझ में आया? आपको इंडिविजुअल अलग लेना पड़ेगा। तो आपने 160 का प्रॉफिट लिया और 120 का लॉस लिया। अब हु इज द हायर? 160। तो 160 का 10% कर लो, तो
तो जिस भी सेगमेंट में चाहे वो प्रॉफिट हो कि लॉस हो 16 या ज़्यादा होगा तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। क्या ये रिपोर्टेबल है? हाँ। क्या ये रिपोर्टेबल है? हाँ। क्या ये है? हाँ। क्या ये है? हाँ। क्या ये है? हाँ। क्या ये है? नो। फिर आपको ऐसा नहीं सर ये प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट ही दिखना चाहिए, नहीं, दोनों में चेक करना है। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये रिपोर्टेबल हो जाएगा। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? कॉपी कीजिए ये। डन हो गया तुम्हारा? अब मजेदार चीज सुनिए सर, ये रिजल्ट मतलब आप प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाले, बराबर ना? तो ये क्या बोलता है, प्रॉफिट का या लॉस का मतलब है सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस। आपको रेवेन्यू में से क्या माइनस करना है? एक्सपेंस। बट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? तो ये तो मैंने बताया था, तीनों चीज़ आती है, डायरेक्ट सेल, इंटर सेगमेंट और अपोर्शन। बट क्या नहीं आएगा वो सुनिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आइटम हो गया, अपने AS5 पढ़ाए तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, ठीक है, कोई डोनेशन मिल गया बड़ा सा, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलेंगे इसको? तो क्या उसको कंसिडर करेंगे इसमें? नहीं, उसमें सेगमेंट को रोल ही नहीं है तो उसको कंसिडर करना ही नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम वो कंपनी की बैलेंस शीट में आएगी बट इधर नहीं आएगी क्योंकि सेगमेंट का कोई रोल इसमें नहीं है। बट अगर तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तुमको इंटरेस्ट या डिविडेंड लेने का काम और गेन और सेल ऑफ असेट, कि वो भी कंपनी का होता है, सेगमेंट का होता ही नहीं है, तो ये भी आपको लेने का काम नहीं है। सेम फॉर एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो सीधे लिंक हो सकते हैं, बांटे जा सकते हैं, वो तो ले लो। बट ऐसे खर्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो उसको कोई भी लेगा नहीं। अगर आप इंटरेस्ट इनकम नहीं ले सकते तो क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेना है? नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं ले सकते तो क्या लॉस लेना है? नहीं, तो इनको भी लेना नहीं है। तो इनको छोड़ के बाकी चीज़ें आपको लेनी है। क्या ये आपको समझ में आया? मतलब जो सेगमेंट से पर्टिकुलर लिंक होगा वही लीजिए। थर्ड वाला जो कंडीशन है, थर्ड वाला, पहला लिखा रेवेन्यू, दूसरा देखा रिजल्ट, अब है असेट। कौन सा है? असेट। अब समझिए, मेरा एक सेगमेंट ऐसा है जिसका रेवेन्यू भी कम, जिसका रिजल्ट भी घटिया, बट असेट बहुत ज़्यादा उसमें, तो इम्पोर्टेंट हो गया ना? तो वो तो रिपोर्टेबल होगा नहीं होगा, होना चाहिए। तो ये बोलता है कि अगर किसी भी सेगमेंट में 10% और 10% से ज़्यादा असेट है, टोटल असेट ऑफ ऑल सेगमेंट की, तो वो सेगमेंट क्या हो जाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट। निधि समझा? मान लो मेरा वसई वाला ब्रांच जो है वो रेवेन्यू में भी बेकार है, मान लो, अरे ऐसा मत ठीक है, रिजल्ट में भी बेकार है, बट उसमें असेट बहुत डाली हुई है हमने, तब वो तो इम्पोर्टेंट हो गया ना? तो क्या वो रिपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, अब असेट मतलब कौन सी असेट? अच्छा, ये बात योगी सर तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल था। हाँ रिकॉर्डिंग को वो काट लाना, ठीक है चलिए अच्छा सुनिए, अरे मजाक था यार, योगी सर का सबसे हाई रेवेन्यू प्रॉफिटेबल है बिजनेस, ठीक है, योगी सर वो है कॉस्टिंग गुरु है पहले कॉस्ट निकाल देते हैं, बराबर ना? हाँ, अब नोट क्या दे रखा है? असेट मीन्स फिक्स असेट एंड करंट असेट ऑफ द सेगमेंट। बट आपको कौन सी असेट नहीं लेनी है उसमें? DTA, डेफर्ड टैक्स असेट। ये AS22 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डेफर्ड टैक्स असेट इज नॉट अ रियल असेट, तो उसको नहीं लेना है। इसके अलावा मान लो कोई मिसलेनियस असेट है तो उसको भी नहीं लेना है, ठीक है, कॉर्पोरेट वो मिसलेनियस असेट है तो आपको उनको लेने का काम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर है तो उनको लेने का काम नहीं है, ठीक है।
अच्छा, आप असेट मान लो अपना 100 रुपये का ग्रॉस वैल्यू था, 10 का डेप्रिसिएशन था, तो जब असेट की वैल्यू लोगे तो कितना लोगे? 90 नेट वैल्यू लेने का है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद। बस तो जो भी आपके पास सेगमेंट है चेक करो किसका 10% ज़्यादा है, उसको ले लो, बात खत्म हो, हिसाब खत्म हो गया। क्या ये आपको समझ में आया? इसके अलावा तीनों में, अच्छा ये तीनों कंडीशन होनी जरूरी नहीं है, तीनों में से किसी में भी आ गए ना तो हम रिपोर्टेबल हो गए। दिस 3 आर द मेन कंडीशंस। क्या बोलते हैं इनको? 3 सबसे मेन कंडीशंस है। इसके अलावा मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि ये सेगमेंट रिपोर्टेबल होना चाहिए, हमको लगता है तो करो, ज़्यादा करने में कोई दिक्कत करो, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा पेपर जा रहा है, हमको गवर्नमेंट बोलती है, हमको क्या समझ में आ गया? तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको सी को फीस ज़्यादा देना पड़ेगा, हमको क्या तकलीफ है? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने जो बोलते हैं मैंने को लगता है तो करो, कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लास्ट मतलब ओरल टेस्ट। क्या है? अभी क्या होता है, सुनना, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही सेगमेंट है, मान लो 1000 सेगमेंट है, आपने जो कंडीशन में दी उसमें सिर्फ 10 सेगमेंट आए। कितने सेगमेंट आए? 10। ठीक है, और उनका रेवेन्यू मिला के भी टोटल रेवेन्यू का 75% भी नहीं हो रहा है, तो बोला क्या दिखाया तुमने? कंपनी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए, 1000 सेगमेंट, आप जो रिपोर्ट कर रहे हो उसका टोटल जो रेवेन्यू जो आ रहा है वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए आ रहा है, या 5 करोड़ आ रहा है, या 10 करोड़ आ रहा है, या 20 करोड़ आ रहा है, 20 करोड़ मान लेते हैं, 30 करोड़ मान लेते हैं, तो सिर्फ 30 करोड़ ही दिखाऊंगे, बाकी 70 नहीं दिखाऊंगे, तो लोगों इतना समझेगा ही नहीं। तो मतलब कम से कम तुमको कितना रेवेन्यू शो करना चाहिए? 75%। क्या ये तुमको समझ में आया? अगर 75% तक नहीं हो रहा है तो तुम्हारी मर्जी, जो भी सेगमेंट को उठाना उठा लो, पकड़ के, तू आजा, चल आजा, जिसको उठाना तुम उठा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे? क्या मैं बोला तुमको समझ में आया? अब मुझे मान लो तुम्हारी क्लास है, क्लास का एक फोटो शूट करना है जिसमें क्लास के बच्चे दिखाने हैं, तो पहले तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, जो टॉप मारे 90% वाले, ये वाले आ गए, ये अपने वाले बच्चे हो गए, ये पुराने वाले हो गए, ऐसा हो गया। पता चला सब मिला के 8 बच्चे ही हो रहे। चलो 15 बच्चे, 20 बच्चे आ गए, 100 बच्चे में से सिर्फ 20 बच्चे रिपोर्ट हो रहे। आपने क्लास का फोटो शूट करना है तो गड़बड़ हो जाएगी ना भैया। तो अभी मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब जो थे वो तो है ही, 20 तो है ही है। अब चल तू आ जा, चल तू भी आ जा, चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, जिसकी मर्जी उसको उठा ले जाओ। कोई मोटा दिख रहा है, हाँ ये ठीक है, 2 को घेरेगा, उसको उठा लो, बराबर। दर्शन सर बच्चा बना लेंगे, तू भी आ जा, चल। योगी से तो बाय डिफॉल्ट है, बराबर ना? उसको क्या टी शर्ट पहनाना है, बस खड़े करने के, ये लो सर आ जाओ। नहीं समझे कि नहीं समझे? तो फिर किसी को भी उठा लो, आप उठे भाई, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, खत्म, सब रिपोर्टेबल हो गए। तो कम से कम अपने को 75 चाहिए। कितना चाहिए अपने को? 75%। मैंने आज इस वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया है। चलो, तो कम से कम कितना रिपोर्ट होना चाहिए अपना? 75%। मिनिमम मांगता है अपने को 75%। अगर 75% से कम रहा ना बेटा तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर उठा के लाओ, जो तुमको लाना है, जिसको लेना है वो लो, तुम्हारी चॉइस है, बट हमको 75% का रेवेन्यू मांगता है। तो यही चीज़ यहाँ पे ओवरऑल टेस्ट में दे रखा है। If total external revenue attributable to the reportable segment constitute less than 75% of the total enterprise revenue, additional segments should be identified as the reportable segment, even if they do not meet the 10% threshold as above. मतलब चाहे उसका क्राइटेरिया कम, उसका टर्नओवर 2 करोड़ होगा, 2% होगा, 1% होगा, डजंट मैटर। कम से कम अपने को कितना चाहिए? 75% चाहिए। Until at least 75% of the total enterprise revenue is included in the reportable segment. बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? अब 5 कंडीशन हो गए। पहला था रेवेन्यू, रिजल्ट, असेट, फिर मैनेजमेंट और ओवरऑल। एक लास्ट और है, कंपैरेटिव टेस्ट। ये क्या बोलता है? अगर कोई सेगमेंट लास्ट ईयर रिपोर्टेबल हो गया तो आपको इस साल भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कंपैरिजन हो पाएगा। बट लास्ट ईयर वो कंडीशन की वजह से रिपोर्टेबल होना चाहिए, इसकी वजह से नहीं कि वो रिपोर्टेबल था उससे, उसके लास्ट ईयर भी इसके लिए। अदरवाइज तो जिंदगी भर रिपोर्टेबल होगा जो एक बार हो गया। क्या मैं बोला तुमको समझ में आया? अरे भाई साहब, मान लो 2010 में
मेरा एक आइटम था ए, वो रिपोर्टेबल था, राइट। 2011 में वो रिपोर्टेबल नहीं हुआ, बट मुझे कंपेरेटिव करना है, इसके लिए मुझे इसको भी रिपोर्टेबल करना पड़ेगा। अब 2012 में मुझे रिपोर्ट करना है, तो मैं लास्ट ईयर था इसके लिए जस्ट रिपोर्ट नहीं करेगा, अदर तो जिंदगी भर वो रिपोर्ट होता जाएगा, क्योंकि हर साल लास्ट ईयर तो हो गई होगा वो, तो फिर ना हर साल होगा, फिर देखूंगा हाँ लास्ट टाइम भी था, फिर देखा लास्ट टाइम भी था, फिर देखा लास्ट टाइम भी था, तो जिंदगी भर रहेगा। आपको चेक करना पड़ेगा ये लास्ट ईयर रिपोर्टेबल क्यों था, क्या वो बिकॉज ऑफ कंडीशन था या इसके लिए था कि उसके पहले साल भी था। तो मुझे बताओ क्या ये कंडीशन की वजह से रिपोर्टेबल हुआ था? नहीं, ये बिकॉज 2010 में हुआ था, इसके लिए 2011 में हुआ। तो अब वापस 2012 में करने का काम नहीं। क्या ये तुमको समझ में आया? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मान लो एक आइटम है मेरी ए, ठीक, चलो चले चलो तो अभी ध्यान से सुनना कि ये जो 2010 में ए आइटम है अपनी, ठीक है क्या ये रिपोर्टेबल थी? हाँ, यस। क्या ये रिपोर्टेबल थी? सोच ही घटिया है तुम्हारी, ठीक है। क्या ये रिपोर्टेबल था? हाँ था, ये रिपोर्टेबल था, ठीक है। अब क्या ये 2011 में रिपोर्टेबल होगा? हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था, तो 2000 कंपैरेटिव टेस्ट के लिए रिपोर्टेबल होगा। पर ये 2012 में क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या 2011 में वो रिपोर्टेबल कंडीशन की वजह से था कि लास्ट ईयर हुआ इसकी वजह से था? तो इस बार रिपोर्ट नहीं करना है, वरना तो क्या कोई जिंदगी पर रिपोर्ट हो जाएगा। जब भी तुम प्रीवियस में देखोगे तो रिपोर्टेबल तो था ही था, फिर बोलोगे हाँ रिपोर्टेबल था, फिर वापस आ गया नेक्स्ट ईयर, फिर बोलोगे रिपोर्टेबल था, फिर नेक्स्ट ईयर आ गया। हाँ तो वही बोलो, कंडीशन की वजह से होगा तो ओके, बस इसके लिए रिपोर्ट नहीं करना कि जस्ट वो लास्ट ईयर था इसके लिए। हाँ चेक करो क्या वो लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था बिकॉज ऑफ कंडीशन? हाँ तो इस बार भी होगा। समझ में आया? तो देख लो, a segment should be reportable in the current year even if does not satisfy the above criteria if it was identifiable as reportable in the previous year as per the above condition. If segment reported in the previous year as per the above condition, then we have also report in a current year. ठीक है, अब ये फॉर्मेट है सेगमेंट को रिपोर्ट करने का, इस तरह से सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है। आपको सबसे पहले पर्टिकुलर लिखना है, फिर आपको जो भी सेगमेंट है ABCD जो भी है वो लिख दो। फिर क्या होगा, इंटर सेगमेंट आपका ट्रांजेक्शन होगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड दैट इज द फाइनल अमाउंट होगा टोटल। सबसे पहले आप लोगे सेल्स जो एक्सटर्नल आपने की है, मतलब जो एक दूसरे से नहीं की है वो वाली सेल, आउट ऑफ जो होगी वो होगी। उसके बाद इंटरनल सेगमेंट जो सेल हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह से टोटल हो जाएगा, राइट। अब इस टोटल में तो इंटर सेगमेंट भी तो इंक्लूड है, तो आप इसमें से इंटर सेगमेंट हटा दो तो बचा हुआ तुम्हारा आउटर वाला आ गया ऑटोमेटिक। अब रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा, वो आएगा कि जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे लिख दो। फिर ऐसे खर्चे जो सेगमेंट के है ही नहीं, जो कंपनी के होते हैं, वो भी आप इसमें प्लस माइनस कर लो, तो यू विल गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड दिस इज एग्जैक्ट इक्वल टू जो तुम्हारा जो पूरा कंपनी का बैलेंस शीट का जो होता है ना प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जैक्ट वो वाला ही होगा, ठीक है। अब असेट की बात करते हैं। आपका फिक्स असेट होगा, उसमें नेट असेट आप ले लो, करंट असेट, और अनएलोकेटेड एक्सपेंस जो है ना वो आप इसमें प्लस असेट जो है वो प्लस कर दो, तो यू विल गेट द टोटल असेट। इसके बाद क्या आएगा, सेगमेंट लायबिलिटी आएगा, इसमें आप अनएलोकेटेड लायबिलिटी आप ऐड कर लो बिकॉज उसमें सिर्फ सेगमेंट लायबिलिटी आई थी, तो जो कंपनी की है वो ऐड कर लो इसमें, यू विल गेट द टोटल लायबिलिटी। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, कोई डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंस है, वो अलग से रिपोर्ट कर लो बस। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, बस इतना। अब अपने को सिर्फ क्वेश्चन करना है, इसमें क्या करना है अपने को, थियरी वाला पार्ट तो हो गया।
ठीक है, तो ये देखिए जो भी यहाँ पे बुक में दे रखा है वो मैंने आपको शॉर्ट में दे रखा है अपने नोट्स में। देखो यहाँ पे बुक में यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा समझाया है। ठीक है, क्या क्या सेगमेंट के नेचर होते हैं, क्या ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है, क्या रेवेन्यू में आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, रिजल्ट में क्या आता है, असेट में क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, अलोकेशन कैसे करते हो आप, कैसे रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई होता है, ये सब आपको यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, कैसे रिपोर्ट होता है पूरा ये सब बताया, इतना लंबा चौड़ा। अब इलस्ट्रेशन 1 ये लास्ट एग्जाम में, इस बार एग्जाम में आया था, उससे पहले भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बट ये काफ़ी ईजी है, मजा आया, मतलब ये आया तो खुश हो जाना। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द स्पोर्ट लिमिटेड गिव द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट्स 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट है, MNOPQR। ठीक है, टोटल सेगमेंट असेट दे रखा है 40, 80, 30, 20, 20, 10, 200। सेगमेंट रिजल्ट भी दे रखा है 50, 190, 10, 10, 10, 30 और ओवरऑल 100। सेगमेंट रेवेन्यू 300, 620, 80, 60, 80, 60, 1200। The chief accountant is the opinion that the segment M and N alone should be reportable। बोला 2 ही सेगमेंट रिपोर्ट होगा मेरा, क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन अपनी मेन है, वो पहले चेक करते हैं। पहला असेट दे रखा तो असेट वाला चेक करते हैं। 200 का है, 200 का 10% चाहिए होता है 20। क्या ये रिपोर्टेबल हुआ? यस। क्या ये हुआ? हाँ। ये हुआ? हाँ हाँ, बस ये नहीं हुआ। अब आपको नेक्स्ट वाले में ये चेक करने का काम ही नहीं, एक बार रिपोर्ट हो गया तो रिपोर्ट तो हो गया। अब मुझे बताओ, क्या आपको टोटल 100 का 10% करना है या अलग लेना है? अलग अलग। तो 190 एंड 10, 200 होता है ये, 50, 10, 10 और 30, 100 होता है ये। तो हु इज द हायर? 200। तो 200 का 10% यानी 20। तो रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, नहीं नहीं नहीं, रिपोर्टेबल। तो सब रिपोर्टेबल हो गए। तो भी एक बार तीसरा भी चेक कर लेते हैं शांति के लिए। ठीक है, 300, 620, 80, 60, 80, 60, 1200। 1200 का 10% कितना होता है? 120। तो 120 का 10% करो, सॉरी 1200 का 10% 120 हो गया। अब 120 में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट ऑलरेडी ऊपर तो हो ही चुके हैं। तो क्या आपके सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल है? यस। अंडरस्टूड। अब एग्जाम में कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको उसका प्रोविजन लिखना है, क्योंकि एक सेगमेंट कब रिपोर्टेबल होता है। तो देखो वो डेफिनेशन समझाइए। एज पर द AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? अ बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाई एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ, ये तीनों कंडीशन लिखनी है तुमको। पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी रेवेन्यू होगा तुम्हारा, टोटल जो भी सेगमेंट है उसका 10% या ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी का थी कि तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, विच एवर इज हायर होगा, उसका 10% ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी का थी कि असेट जो है उसका होना चाहिए। फिर 75% ऑफ टोटल जो रेवेन्यू है उसका होना चाहिए, और मैनेजमेंट को लगता है तो वो होना चाहिए। तो आपने ये कंडीशन लिख दी। अब आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या आएगा? देखो कि भाई साहब वो बोल रहा है कि M और N रिपोर्टेबल है, जबकि ऐसा नहीं, हमको लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो हमने पहला लिमिट चेक किया, उसके हिसाब से M, N and R रिपोर्टेबल हो गए। फिर हमने दूसरा लिमिट चेक किया तो उसमें सब हो गए एक्सेप्ट R हो गए, और थर्ड वाला चेक किया उसमें तो सभी के सब हो गए। तो ओवरऑल हर कोई कहीं ना कहीं पे तो आ ही रहा है। तो ऐसा वो रिपोर्ट लिख दो और लास्ट में लिख दो ऑल सेगमेंट जो भी है सब रिपोर्टेबल हो गए। इसके लिए चीफ अकाउंटेंट रॉन्ग है। कंक्लूजन इज चीफ अकाउंटेंट इज रॉन्ग, ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल। क्या ये तुमको समझ में आया? जिसको डाउट है तो आप बताइए। सर नेगेटिव फिगर है लॉस में भी, तो उसका खाली अमाउंट देखना है। हाँ, प्लस माइनस नहीं देखना है। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। पक्का? ठीक है, अब दूसरा देखिए। A company has an inter-segment transfer pricing policy of charging at a cost less than 10%। तो जब भी एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफर करता है तो बोलता है मैं 10% जो वैल्यू उससे कम लेता हूँ। ठीक है, मार्केट प्राइस जो है वो आपकी कॉस्ट से 25% ज़्यादा होती है। क्या ये सही है? क्या लगता है, क्या ये सही होगा? हाँ, तुम गलत सही बोलने वाले कौन होते हो? हमारी मर्जी, जैसा करना है हम करेंगे, फ्री में देंगे हम जो भी करना है। समझ में आया? अकाउंटिंग जो होती है ना, वो क्या बोलता है, जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो वो बराबर करना है। आपकी मर्जी, आप 20% लो, 20% लो, आप 50% कमाओ, लॉस में बेचो, वो तुम्हारी मर्जी है। उससे अकाउंटिंग को दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अकाउंटिंग कभी भी दिक्कत नहीं लगा। अकाउंटिंग बस ये बोलता है कि जो भी तुमने पॉलिसी फॉलो की है नेक्स्ट टाइम भी वही करना, कंसिस्टेंट रहना।
कि इस बार तुमने लेस नहीं किया तो नेक्स्ट भी कैसे करना है, लेस ही करना है, और उसके बाद भी लेस ही करना है। फिर भी तुम चेंज करते हो तो वो चीज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा, सिंपल। पढ़ो आंसर क्या है। As per the AS 17 segment reporting required that the inter segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used the price is transfer. क्या यूज किया कि नहीं किया? किया। The basis of the pricing inter segment transfer and any change therein should be disclosed in the financial statement. Hence the enterprise can have its own policy for pricing inter segment transfer, and hence inter segment transfer may be based on the cost or below cost or market price और higher cost, जो मर्जी है वैसे कर लो। However, whichever policy is followed, the same should be disclosed and applied consistently. Main चीज तो ये है। Therefore, in the given case, the inter-segment transfer pricing policy adopted by the company is correct if followed consistently. बोलिए, क्या ये तुमको समझ में आया? यदि समझा? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। Illustration number 3. Messes XYZ has 3 segments, namely X, Y and Z. क्या बात है? The total asset of the company are 10 करोड़, सबका मिलाकर 10 करोड़ है, जिसमें X का 2 करोड़ है। देखो X का कितना है, Y का कितना है और Z का कितना है, ठीक है। अब इसके अंदर डेफर्ड टैक्स भी इंक्लूड है। क्या हम रिपोर्ट करते टाइम पे डेफर्ड टैक्स को लिखते हैं? नहीं, तो वो अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो 0.5 यहाँ से माइनस होगा, 0.4 इसमें से माइनस होगा और 0.3 इसमें से माइनस होगा। अब जो बचेगा वो आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो कितना आएगा बताओ? 1.5, 2.6 और 4.7। अब इनका 10% कर लो, हमारा टोटल कितना होता है? कितना आया? 8.8। अब इसका 10% कर लो, 0.8। तो अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऊपर वाले को चेक मत करो, नीचे वाला है। 1.5 रिपोर्टेबल है, हाँ। 2.6 रिपोर्टेबल है, हाँ। 4.7 रिपोर्टेबल है, हाँ। तो क्या तीनों सेगमेंट रिपोर्टेबल है? यस। तो ऑल द 3 सेगमेंट आर रिपोर्टेबल। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो देखो तीनों का माइनस कर लिया, फिर thus all the 3 segments should hold more than all the 3 segments hold more than 10% of the total asset. All segments are reportable. बताइए, क्या इलस्ट्रेशन 3 में किसी को दिक्कत है? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। बस इसका मेन काम तो हो गया। अब एक फालतू क्वेश्चन दे रखा है, मेरे हिसाब से ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, 5 मार्क के लिए तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। फिर भी मैं तुमको करा लेता हूँ, क्योंकि फिर तुम बोलोगे सर ने नहीं कराया। पर ये मैं 2 मिनट के बाद में कराऊंगा। एक और इलस्ट्रेशन है वो कर लेते हैं। माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस बैटरीज फॉर द स्कूटर्स, दिलों का शूटर्स, ठीक है, हाई मेरा स्कूटर्स, ठीक है। तो माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस द बैटरीज फॉर द स्कूटर्स, कार्स एंड ट्रक्स एंड स्पेशलाइज बैटरीज फॉर द इन्वर्टर एंड यूपीएस। हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड व्हाई? कितने सेगमेंट लग गए? स्कूटर, कार, ट्रक, इन्वर्टर, यूपीएस, 5 सेगमेंट है ना? ना ना, जब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग टाइप का होता है ना, तब होता है। सेगमेंट तो अलग टाइप का होगा ना। अब यहाँ पे दिख रहा है स्कूटर, कार, ट्रक, ये सब मोटर व्हीकल है, ऑटोमोबाइल्स जिसे बोलते हैं। तो इनको अपन एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाल सकते हैं, और जो इन्वर्टर और यूपीएस है इनको अलग टाइप में डाल सकते हैं, क्योंकि इनके रिस्क भी अलग होते हैं, रिवॉर्ड भी अलग होते हैं। समझिए, इनके रिस्क क्या होंगे? स्कूटर खराब कब होगा? जब रोड खराब होगा। अरे स्कूटर खराब ज़्यादा चलाएंगे, रोड खराब होगा। कार, इन सब का डिपेंड करता है कि आपका रोड कैसे है, माइलेज कैसा देते हो, सर्विस कैसे करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनके रिस्क का निवारण अलग हो गए। जबकि यूपीएस का रोड से कोई मतलब भी नहीं है, इन्वर्टर का मतलब भी नहीं है। उनका मतलब है लाइट कितनी आती है, ज़्यादा लाइट जाएगी ज़्यादा यूज़ होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा बेचारा। कम लाइट जाएगी कम यूज़ होगा, ज़्यादा चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब पे वो डिपेंड करता है ना। तो इसमें 2 सेगमेंट है, ऑटोमोबाइल्स वाला और बैटरीज वाला। तो हम बोल देंगे एक तो ऑटोमोबाइल्स है, दूसरा कौन सा है? बैटरीज। अच्छा, तो ऑटोमोबाइल्स वाली और बैटरी फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस 2 सेगमेंट में बांट दिया अपन ने। तो पढ़िए, इन केस ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट इज द बैटरीज, बट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द बैटरीज फॉर द ऑटोमोबाइल्स, देखो है तो प्रोडक्ट बैटरी, दोनों में बैटरी है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर स्कूटर, कार एंड ट्रक एंड बैटरी फॉर द इन्वर्टर एंड यूपीएस are affected by the different set of factors. In case of automobiles batteries, the risk and return affected by the government policies, road conditions, quality of automobiles, etc. Where in the case of batteries for the inverter and UPS,
द रिस्क एंड रिटर्न आर अफेक्टेड बाय द पावर कंडीशन, लाइट आएगी जाएगी वो वाला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़्यादा चलाते यूज करते नहीं करते उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर इट कैन बी said that Microtech Limited has two business segment, automobiles batteries and battery for inverter and UPS। बोलिए क्या ये तो आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन 5 भी हो गया। लास्ट इलस्ट्रेशन बचा है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैं ऑलरेडी फॉर्मेट तुमको बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हो फॉर्मेट तो वही है पूरा। यहाँ पे देखिए सेगमेंट रेवेन्यू है, सेल्स है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, इंटर सेगमेंट टोटल रेवेन्यू, रिजल्ट है, खर्चे है, असेट है, नेट असेट है, अनएलोकेटेड एक्सपेंस है, ये सब दिख रहा है तुमको, राइट। हाँ, इसको ज़्यादा दिल पे मत लेना, ऐसे देखना अपने को। चलो, प्रिपेयर सेगमेंटल रिपोर्ट फॉर द पब्लिकेशन इन द डाइवर्सिफाई लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी, 3 डिवीजन एंड द हेड ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए 3 डिवीजन है आपके पास और एक एचओ है। अब डिवीजन कौन कौन से वो समझिए। पहला जो डिवीजन है ना उसका नाम है फॉरगिंग शॉप डिवीजन, बराबर है। दूसरा है ब्राइट बार और तीसरा है फिटिंग डिवीजन। तो 3 डिवीजन है तुम्हारे पास। अब जो पहला वाला डिवीजन है ना वो सेल्स करता है ब्राइट बार को, मतलब इंटर सेगमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये इसको सेल करता है तो इंटर सेगमेंट हो गया। इसके अलावा वो डोमेस्टिक सेल दूसरों को भी सेल करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। अब जो ब्राइट बार है ना वो दूसरे सेगमेंट फिटिंग को करता है, सेल करता है, इंटर सेगमेंट हो गया, और वो एक्सपोर्ट भी करता है। डोमेस्टिक सेल उसका नहीं है बेचारे का, वो बस रवांडा में बेच देता है, ठीक है। और जो फिटिंग वाला है वो तो मेरा माल में बेचेगा और कहीं पे भी बेचेगा नहीं, वो मुझे ज़्यादा पसंद है उसको। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये तीनों का दे रखा है। इसके अलावा नीचे आपको कुछ दूसरी चीज़ें दे रखी है कि आपका प्रॉफिट क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। तो पहले मैं सिर्फ इतने को समझाता हूँ, इतने वाले पार्ट को, ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे। अब अपना देखो कैसे फॉर्मेट बनेगा वो देख लीजिए। पर्टिकुलर्स आएगा, मैंने बोला, फिर सेगमेंट आएंगे, तो 1, 2 और 3 सेगमेंट आ गए। उसके बाद इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन आ जाएगा, ये याद करना पड़ेगा, और फिर टोटल आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लिखना है सेगमेंट रेवेन्यू। इसमें आप लिखोगे सेल्स, क्या लिखोगे? पर सबसे पहले आपको लिखना है डोमेस्टिक की आपने। अच्छा, डोमेस्टिक में तीनों करेंगे, एक कर रहा है, एक ये वाला इसमें लिख दिया आपने। फिर एक्सपोर्ट तो तीनों कर रहे हैं, ये भी कर रहा है भाई साहब, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो ये जो सेल हुआ ये एक्सटर्नल हुआ है, मतलब बाहर के लोग को। अभी इंटर सेगमेंट आया तो ये बाहर के लोगों को इतना सेल कर लिया 6795 का, ये बाहर के लोगों को हुआ है। अब हमने क्या बाहर के लोगों के एक दूसरे को भी किया है, तो इसे बोलते हैं इंटर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मतलब पहले आपने आउटसाइडर को दिखाया, फिर इंटर सेगमेंट दिखा रहे हो। कितना किया इसने, इसको इतना किया, इस ब्राइट बर्ड का इतना हो गया, और ये तो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है तो इसका नहीं है। तो टोटल सेल देखो इंक्लूडिंग द इंटर सेगमेंट, टोटल सेल कितना हो गया? 10,800, 345 और 270। कुछ नहीं है, इसका टोटल ही है बेटा, 10,800, 345 तो 200। आया कि नहीं आया? थोड़ा डिटेल में आ गया बस। अब जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में तो आपने डिपार्टमेंट में पढ़ा है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कैंसिल होता है, तो यहाँ पे भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो आपने ये कितना किया, ये दिस प्लस दिस 4620, ये आपको हटा देंगे साइड में से। तो नेट देखो फाइनली कितना आ गया, 6795। तो जितना आपने उधर प्लस किया उतना इधर माइनस कर लिया, तो 0 इफेक्ट हो गया इसका। तो इससे क्या हुआ पता है? इससे ये फर्क पड़ा है कि तुमको टोटल भी मिल गया और इंडिविजुअल भी मिल गया, मतलब कंपनी का भी मिल गया। तो दिस इज टोटल सेगमेंट से टोटल सेल ऑफ द ये वाला सेगमेंट। क्योंकि जब आप रिपोर्टेबल लेते हो तो आपको ऑल सेगमेंट लेना पड़ता है और इंटर सेगमेंट भी लेना पड़ता है। तो आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, बट कंपनी से कंपेयर भी तो करना पड़ेगा। कंपनी का सेल ये आएगा कि जो आउटसाइडर होगा वही आएगा, आउटसाइडर वाला आएगा, तो इसमें से ये 4620 माइनस कर लिया, तो देखो कंपनी का सेल आ गया 6795। तो जब कंपनी का पीएल बना होगा तो उसमें कितना सेल लिखा होगा? 6795। खत्म, ये सेल्स का सारा डिटेल हो गया। बोलिए किसको डाउट है तो आप बोल सकते हो, समझा? इसके अलावा अपन रिजल्ट भी शो करते हैं। क्या करते हैं? तो देखो पहला रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू शो हुआ कि नहीं हुआ? अभी कौन सा शो होगा? रिजल्ट। तो रिजल्ट भी शो करना है। रिजल्ट देख लो, आपको हमेशा प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। तो आप ये देखिए 240, 30 और 12 का लॉस, ये ले लीजिए, ले लिया सीधा सीधा। 240, 30 और 12 कितना हो गया? 258। समझ में आया? पर ये सेगमेंट का रिजल्ट है, तो इसमें एचओ के खर्चे होंगे, तो आपको तो ओवरऑल शो करना है ना, तो आप उसमें एचओ के खर्चे भी ले लो। एचओ के खर्चे कौन से होंगे? जो क्वेश्चन में दे रखा है देख लो, हेड ऑफिस के एक्सपेंस जो अलोकेट कर सकते हैं। तो हमने पहले वो ले ली जो अलोकेट कर सकते हैं। कितने हैं जरा बताओ?
72, 36 और 36 कितना होता है करो। 144 तो ये आपने टोटल ले लिया यहाँ पे, इसको अलग से शो करने का काम नहीं है, डायरेक्ट 144 ले लो। तो अब मुझे बताओ ये खर्चे थे, तो जो प्रॉफिट है खर्चे में से माइनस हो जाएगा। तो तुम्हारा जो कंपनी का उसका प्रॉफिट कितना हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कंपनी का हो गया जो मैच होगा। अब इसमें से आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने बोला था उस आप रिजल्ट में कभी इंटरेस्ट लेते, जो नहीं लिया वो तो ओवरऑल तो शो करना पड़ेगा ना, तो उसमें से इंटरेस्ट आप माइनस कर लेंगे यहाँ पे। अब जो बचा वो क्या गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या ये तुमको समझ में आया? और ये तुम्हारे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मैच होगा। इसके अलावा आपको असेट और लायबिलिटी शो करनी है। क्या शो करनी है अपनी को, असेट और तो असेट में ऑब्वियसली मैंने बोला फिक्स असेट और करंट असेट आती है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स असेट और करंट असेट, तो ले लो। तो देखो फिक्स असेट और नेट करंट असेट तीनों आ गई, तो ये सेगमेंट असेट हो गया। पर आपको कंपनी के असेट से टैली करना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ सेगमेंट असेट आई है, तो जो कंपनी की असेट होगी वो तो यहाँ पे आई नहीं है, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। तो कंपनी की असेट कितनी है, ये देखो जो कंपनी का असेट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 57, 30 और 50 कितना होता है 180। तो ये देखिए किधर गया, एक मिनट, नहीं अच्छा लायबिलिटी थी, सॉरी असेट मुझे चाहिए था। हाँ तो कहाँ है असेट, कंपनी का असेट किधर है, किधर है, अच्छा सॉरी ये रहा, हाँ ये तो देखा ही नहीं मैंने, ये रहा इधर है, बराबर है 75 है, 72 मैंने सर्कल किया, हाईलाइट कर लेता हूँ। ये एचओ का है, तो ये भी तो आएगा, तो इसमें आप अनएलोकेटेड में ऐड कर लीजिए। तो अब मुझे बताइए 147 आया कि नहीं आया। तो अब कंपनी की टोटल असेट कितनी होगी 1062। दिस विल टैली विद योर कंपनीज बैलेंस शीट का टोटल के साथ टैली हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसी तरह सब लायबिलिटी आएगी। तो लायबिलिटी में आपके पास में है 30, 15, 180, तो ये 30, 15, 180 आ गया। अब जो नई की है ये 57 वो ऐड कर लो इसमें, तो ये 57 आप और ऐड कर लो, तो यू विल गेट द टोटल लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी टोटल होगी। ये भी तुम्हारी कंपनी की बैलेंस शीट से टैली हो जाएगी, खत्म। अब तुम दिमाग में अगर सर असेट और लायबिलिटी टैली होनी चाहिए, नहीं होगी, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस कहाँ आया है, आउटसाइड लायबिलिटी ना, असेट तो पूरी होती है, वो आउटसाइड लायबिलिटी कैसे टैली होगा। बस इस तरह से रिपोर्ट होगा। क्या ये तुमको समझ में आया, अंडरस्टूड? बट मैंने बोला तुम एरिया वाइज भी रिपोर्ट कर सकते हो ना, तो अगर तुम एरिया वाइज करते तो इस तरह से होगा। तो आपको एक्सटर्नल सेल करना है, उसमें आपका होम सेल्स, एक्सपोर्ट, अब आप रवांडा में भी कर रहे हो, मालदीव में भी कर रहे हो, तो आप सब लिख दो कि भाई डोमेस्टिक तो इतना किया, एक्सपोर्ट इसने इतना किया है, इसने रवांडा में इतना किया है, और इसने मालदीव में इतना किया है, तो बस हो गया, टोटली ये सेल हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? अब मुझे बताओ क्या 5 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन आना आएगा? तो बस ऐसा एक जस्ट देख लेना, एग्जाम आए तो मन से कर लेना, ठीक है? बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? तो इसी के साथ ये एस क्या होता है, खत्म। बोलो भारत माता की जय।